वाकाना अपने दादा के हीना डॉल्स की तारीफ करता है। उनसे खुश होकर वह अपने दादा के कदमों पर चलने का फैसला करता है और एक मास्टर डॉल क्राफ्ट्समैन बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू करता है। वह अपने दादा की दुकान में मदद करता है और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हालांकि जितना वह रात भर पेंटिंग करने में सक्षम था, उसे रिजल्ट पसंद नहीं आया और वह केवल उनके कपड़े सिलने में ही अच्छा था। लेकिन चूंकि वाकाना केवल डॉल्स के साथ ही बिहेव करना जानता है, उसका कोई दोस्त नहीं है और यहाँ तक कि उसके दादा भी चिंतित हैं। वह अपने हाई स्कूल क्लास को देखता है, जहां हर कोई अलग अलग विषयों पर बात कर रहा है और सोचता है कि वह कभी भी सोशल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे केवल डॉल्स पसंद है और वह अकेला महसूस करता है। जब स्कूल की फेमस लड़की मारिन उसकी बांह पर एक चोट देखती है और चिंतित होती है कि यह चोट है, जबकि वास्तव में यह इंक का धब्बा है, तो वाकाना शर्मिंदा हो जाता है और डर जाता है कि उसका राज खुल जाएगा। वह मारिन और उसकी दोस्तों के बीच एक बातचीत सुनता है, जहां उन्होंने एक लड़के से मुलाकात की थी जिसने उसका मजाक उड़ाया था क्योंकि उसे एनीमे पसंद था, जिससे वह गुस्सा हो गई क्योंकि उसने सोचा कि किसी को भी किसी की पसंद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वाकाना उसे देखता है, एक ऐसी लड़की जो दोस्तों से भरी हुई है, फेमस, उत्साहित और जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट की जाती है। तो वह सोचता है कि वे अलग अलग दुनिया में रहते हैं और उस तरह से रहना कितना अच्छा होगा। वह फिर कमरा साफ करना शुरू करता है और हमेशा की तरह अकेले, क्योंकि अन्य सहपाठी जिन्हें उसकी मदद करनी चाहिए हमेशा चले जाते हैं, जिससे वह परेशान नहीं होता क्योंकि वह सोचता है कि इस तरह से बेहतर है कि उनके साथ बात करने के लिए चीजें खत्म ना हो। जब मारिन आती है और कमरा साफ करना शुरू करती है, तो वह महसूस करती है कि केवल वे दोनों ही सफाई कर रहे हैं और पाती है कि अन्य सहपाठी चले गए हैं और सवाल करती है कि वाकाना दूसरों द्वारा यूज किए जाने को कैसे स्वीकार कर रहा है और उसे हमेशा अपने लिए खड़ा होना चाहिए और जो वह महसूस करता है उसे कहना चाहिए। ये शब्द वाकाना के दिमाग में कई दिनों तक अटके रहते हैं। घर पर एक और डॉल के कपड़े सिलने की कोशिश करते हुए वह महसूस करता है कि सिलाई मशीन पुरानी होने के कारण टूट गई है, जिससे वह दुखी हो जाता है क्योंकि वह सिलाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन याद करता है कि स्कूल में एक सिलाई मशीन थी जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था, जिसका मतलब था कि वह स्वतंत्र होगा और उसे सिलाई करते हुए पकड़े जाने का कोई मौका नहीं होगा। वह वहां मशीन का उपयोग करने जाता है। वह उत्साहित हो जाता है और डॉल से बात करना शुरू कर देता है। जब मारिन वहां आती है, डर जाती है कि उसे सिलाई करते हुए पकड़ लिया गया है। वह गलती से डॉल को गिरा देता है और उसे उठाने के लिए दौड़ता है। वह उसके द्वारा चिढ़ाए जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन यह देखकर शॉक्ड होता है कि वह उत्साहित लग रही थी कि वह सिलाई कर सकता है। वह समझाता है कि उसका परिवार एक डॉल स्टोर का मालिक है और वह उसके हाथ में डॉल को देखने के लिए कहती है। वह खुश हो जाता है क्योंकि यह पहली बार था कि किसी ने उसकी पसंद की किसी चीज की तारीफ की थी। मारिन पूछती है कि क्या उसने डॉल बनाया है, लेकिन वह समझाता है कि वह केवल कपड़े बनाना जानता है। यह सुनकर वह अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह बिना किसी रीजन के अपने कपड़े उतार रही थी। लेकिन जब वाकाना उसे देखने के लिए मुड़ता है, तो वह देखता है कि वह एक ड्रेस पहने हुए है। कुछ भी समझ में नहीं आता। मारिन समझाती है कि वह एक कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने के लिए वह ड्रेस बना रही थी, लेकिन चूंकि उसे सिलाई के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए ड्रेस कैरेक्टर की तरह नहीं लग रही थी। वाकाना ड्रेस को करीब से देखता है और उसमें मौजूद सभी खामियों को पॉइंट करना शुरू कर देता है। सिचुएशन पर थोड़ा भारी पड़ जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है, तो वह माफी मांगना शुरू कर देता है। वह उसे क्लियर करती है कि वह गुस्सा नहीं है और उसके पास सिलाई मशीन नहीं है और उसे इस्तेमाल करना भी नहीं आता, इसलिए वह कॉलेज जा रही थी ताकि वह अपने पसंदीदा कैरेक्टर की तरह कपड़े पहन सके। मारिन उससे उसके कॉस्प्ले के लिए कपड़े बनाने में मदद करने के लिए कहती है। वह समझाता है कि उसने पहले कभी लोगों के लिए कपड़े नहीं बनाए हैं, इसलिए उसे नहीं पता कि यह अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन वह अपना बेस्ट करने का वादा करता है। वह खुश हो जाती है और उछलने लगती है, जश्न मनाती है कि वह आखिरकार अपने पसंदीदा कैरेक्टर की तरह कपड़े पहन पाएगी। वह कैरेक्टर के बारे में बात करना शुरू कर देती है, समझाती है कि यह एक गेम है और जैसे ही वह इसके बारे में बात करती है, वाकाना को एहसास होता है कि यह एक गेम है, मान लीजिए एक और एडल्ट्स वाला। वह फिर कहता है कि उसने सोचा था कि लड़कियों को इस तरह के गेम पसंद नहीं है और वह जवाब देती है कि यह इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप लड़का हैं या लड़की जब किसी चीज को पसंद करने की बात आती है। वह याद करता है कि जब वह बच्चा था तो उससे पूछा गया था क्योंकि उसे डॉल्स पसंद थे और वह उससे सहमत होता है। अगले दिन मारिन उसके घर पहुंचती है, जिससे वाकाना शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था कि वह कहां रहता है। वह समझाती है कि उसने इंटरनेट पर डॉल स्टोर का नाम खोजा और पता ढूंढ लिया और वह वहां गई ताकि वह उसके माप ले सके और कपड़े बना सके। वह उसके कमरे में प्रवेश करती है, जिससे वाकाना शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसके दादा के अलावा कोई भी वहां नहीं गया था।
वह फिर उससे उसके माप लेने के लिए कहती है, लेकिन वह अनाड़ीपन से समझाता है कि सिलाई की किताब में लिखा है कि उसे अपने अंडरवियर में होना चाहिए और उससे कहता है कि वह किसी और से उसके माप लेने के लिए कहे। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह पहले ही कपड़े उतार रही है तो वह घबरा जाता है, लेकिन वह समझाती है कि वह बिकिनी पहन कर आई थी ताकि उन्हें इससे कोई समस्या न हो। लेकिन यह स्थिति को बेहतर नहीं बनाता और वह पूरी चीज से शर्मिंदा रहता है। अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद वह इसे प्रोफेशनल तरीके से लेने का फैसला करता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो मारिन को ज्यादा चाहिए था। वह उसके माप लेना शुरू कर देता है, लेकिन जब चेस्ट को मापने का समय आता है तो वह फिर से नॉटी हो जाता है, लेकिन केवल माप लेने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता है क्योंकि वह वहां बहुत सहज लग रही थी। लेकिन जब वह स्थिति के साथ अधिक फ्रेंडली हो जाता है तो उसके पैरों को मापने का समय आता है, और जैसे ही वह माप पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है उसे एहसास नहीं होता कि वह बहुत करीब है और वह शर्म से लाल हो जाती है। सभी माप लेने के बाद वह उससे पूछता है कि क्या उसके पास कपड़ों का पैटर्न है। वह कैरेक्टर के गेम को सौंपती है ताकि वह खेल सके और लुक और स्टाइल को बेहतर ढंग से समझ सके। बाद में जब वह गेम खेलता है जैसा कि उसने कहा था, उसके दादा आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक नई सिलाई मशीन खरीदी है। लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वाकाना एक एडल्ट गेम खेल रहा है और शर्मिंदा हो जाते हैं। हालांकि उन्हें यह अजीब लगता है कि वाकाना इसे इतने गंभीरता से देख रहा है और अभी भी नोट्स ले रहा है। रात में वाकाना सपना देखता है कि उसने मारिन का कॉस्प्ले पूरा कर लिया है, जिसमें वह कैरेक्टर का अवतार लेती है, काफी चंचलता से काम करती है जिससे वह सुस्त हो जाता है। अगले दिन वह मारिन के दोस्तों से मिलता है, जिससे वह खुश होता है कि मारिन स्कूल में भी उससे सामान्य रूप से बात करेगी। हालांकि इसके कारण अन्य छात्र उन दोनों के बारे में टिप्पणी करते हैं, यहां तक कि यह सवाल भी करते हैं कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। वह फिर स्कूल के बाकी दिनों में उससे बचने लगता है, लेकिन वह स्कूल के बाद उससे मिलती है और पूछती है कि वह उससे क्यों बच रहा है। वह समझाता है कि लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और उसने सोचा कि यह उसे परेशान करेगा। हालांकि वह इस सब की परवाह नहीं करती और उसे पकड़ लेती है, उसे अपने कॉस्प्ले के लिए खरीदारी करने ले जाती है। लेकिन वाकाना उससे कहीं अधिक तैयार साबित होता है, जिसने खरीदने के लिए आवश्यक सभी चीजों की लिस्ट बनाई है और कपड़ों के विस्तृत चित्र बनाए हैं, जिनमें ऐसे विवरण हैं जिन्हें उसने भी नहीं देखा था, जो कि एक प्रशंसक थी। वे फिर सभी आवश्यक वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह नोटिस करती है कि हालांकि वह कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानती है, वह हमेशा बेहतर विकल्प बनाता है, जैसे कि कपड़े का प्रकार और उसे कौन सा विग खरीदना चाहिए। वह उसे खरीदारी करने के लिए साथ जाने और विकल्पों में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। बाहर निकलते समय मारिन वाकाना को कॉस्प्ले की दुनिया के बारे में समझाना शुरू करती है, ये कहते हुए कि कई विकल्प हैं जहां वह अपना ड्रेस पहन सकती है, जैसे कि इवेंट्स या स्टूडियो में तस्वीरें लेना या घर पर भी। वह एक कॉस्प्लेयर का उदाहरण देती है जो अपने कॉस्प्ले की तस्वीरें पोस्ट करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। हालांकि उसकी पहचान गुप्त है क्योंकि वह कभी भी इवेंट्स में नहीं जाती। मारिन फिर उसे विभिन्न प्रसिद्ध कॉस्प्लेयर्स की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है। कुछ देर तस्वीरें दिखाने और यह कहने के बाद कि वे सभी सुंदर लगती हैं, मारिन नोटिस करती है कि वह चुप है और पूछती है कि क्या उसे वे पसंद नहीं है। वह समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह छोटा लड़का था तो उसने डॉल को इतना सुंदर और अनोखा और आकर्षक पाया कि उसने अपने जीवन में किसी और चीज को सुंदर नहीं कहा, क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अर्थ रखने लगा था। बाद में मारिन समझाती है कि वह शॉक्ड थी कि उसने वास्तव में गेम खेला, क्योंकि जब भी उसने अपने दोस्तों से खेलने के लिए कहा उन्होंने कभी नहीं किया। वह उसे फिर से धन्यवाद देती है कि वह उसके लिए जो कुछ भी कर रहा है और उसके सपने को सच करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और वह टिप्पणी करती है कि उसके पास 2 हफ्तों में एक कॉस्प्ले इवेंट है, जिससे वाकाना चिंतित हो जाता है कि वह इतने कम समय में सब कुछ कैसे पूरा कर पाएगा, क्योंकि यह करने के लिए काफी कुछ है और यह अभी भी पहली बार है जब उसने किसी व्यक्ति के लिए एक ड्रेस सिलने की कोशिश की है। जब वह घर पहुंचता है तो उसके दादा पूछते हैं कि वह कहाँ था, और वह समझाता है कि वह एक दोस्त के साथ खरीदारी कर रहा था। लेकिन उसके दादा ये देखकर कि उसका पोता स्टॉकिंग्स और सस्पेंडर पहने हुए है, महिलाओं के अंडरवियर जो उन्होंने कैरेक्टर के लिए खरीदा था, बेचारा आदमी डर जाता है और गिर जाता है और अस्पताल जाना पड़ता है। वाकाना अपने चचेरे भाई को पाता है जो उसके दादा से 2 हफ्ते के लिए आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि यह अस्पताल के करीब था। वह मारिन को अपने दादा की दुर्घटना के बारे में बताता है। वह कहती है कि वह उसके जल्दी ठीक होने की कामना करती है और वह उसे कॉल कर सकता है अगर उसे कुछ चाहिए। वह उसे धन्यवाद देता है लेकिन उसकी मदद से इनकार करता है, लेकिन वे संपर्क सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ताकि उनके लिए संवाद करना आसान हो।
अपने दादा की स्थिति के कारण वाकाना सिलाई के समय को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसे अपने दादा को अपने चाचा के घर पर देखने और कपड़े बनाने के बीच अपना समय बांटना होगा। मामलों को और खराब करने के लिए उसे याद आता है कि उसे अभी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करनी है, और चूंकि उसके दादा स्टोर पर नहीं थे, इसलिए उसे फोन कॉल और ग्राहकों का जवाब देने के लिए भी छोड़ दिया गया था। वाकाना के व्यस्त कार्यक्रम के साथ मारिन चिंतित है कि वह मुसीबत में है और उससे मिलने की कोशिश करती है ताकि पता लगा सके कि वह कैसा है। लेकिन हालांकि वह संदेश भेजती है और उसके घर जाती है, वह उसे इतने सारे कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं देख पाती। वाकाना थक गया है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, क्योंकि वह रात को ठीक से सो नहीं पाया है। उसे एहसास होता है कि उसके पास डॉल्स को पेंट करने का समय नहीं है, और उसे याद आता है कि जब उसके दादा ने समझाया था कि वह कभी भी एक दिन भी पेंटिंग किए बिना नहीं रहते, क्योंकि अन्यथा इसे पहले की तरह पेंट करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। वकाना चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह अब पेंटिंग में अच्छा नहीं था, और अभी भी ऐसे दिन थे जब उसने बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया था। वह रोने लगता है, यह सोचकर कि वह कभी भी हीना डॉल आर्टिसन बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। खुद को बेकार महसूस करते हुए वाकाना फिर याद करता है कि उसने अपने दादा से पूछा था कि क्या उन्हें हमेशा काम करने से थकान नहीं होती, लेकिन उसके दादा ने समझाया था कि थकान इसके लायक थी जब वह अपने ग्राहकों के खुश चेहरे देखते थे। वह मारे को याद करता है, जो कपड़ों के बारे में बहुत उत्साहित थी, और हालांकि वह बहुत थक गया था, वह सिलाई करना शुरू कर देता है, पूरी रात जागता रहता है। आखिरकार वह कपड़े पूरा करने में सक्षम हो जाता है और मारिन परिणाम देखकर रोमांचित हो जाती है। जब वह समझाता है कि वह अब कॉस्प्ले इवेंट में जा सकती है, तो वह माफी मांगती है, यह समझाते हुए कि उसने इसे गलत तरीके से समझाया था और उसने जाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कब ड्रेस पूरा कर पाएगा। वाकाना राहत महसूस करता है, क्योंकि वह चिंतित था कि अगर वह इसे समय पर पूरा नहीं कर पाया तो वह उसे निराश कर देगा। वह रोने लगती है, बुरा महसूस करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह दूर और चिंतित था क्योंकि उसके दादा, जबकि वास्तव में वह थक गया था और ठीक से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी वजह से एक गलत फहमी के कारण। मारिन माफी मांगती है कि उसने उसे परेशान किया, लेकिन वह समझाता है कि उसने उससे पूछने के बारे में नहीं सोचा था, हालांकि उसके पास उसका नंबर था, क्योंकि वह उसे खुश करने की कोशिश करती रही। वह उससे कपड़े पहनने के लिए कहता है ताकि देख सके कि क्या उसे कोई संशोधन करना होगा। वह फिर सुझाव देता है कि वह ड्रेस के साथ साथ विग और मेकअप भी आजमाए ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है। वह उसे धन्यवाद देती है और धीरे धीरे फिर से उत्साहित हो जाती है। वे उस मेकअप का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं जो उसे पहनना चाहिए, और वह समझाता है कि उसे झूठी पलकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। वह उसे कुछ पलकों के विकल्प देता है जो उसके पास थे। वह इसे अजीब पाती है और पूछती है कि क्या पलकें उसकी गर्लफ्रेंड की हैं, जिससे वह हैरान हो जाता है। वह समझाता है कि कुछ डॉल्स झूठी पलकों और यहां तक कि मेकअप का उपयोग करते हैं, इसलिए वह विषय को समझता है, और उसका सपना एक ऐसी डॉल बनाना है, और वह उसे प्रोत्साहित करती है, यह कहते हुए कि वह निश्चित रूप से सफल होगा। मारिन फिर तैयार होना शुरू कर देती है, और परिणाम स्वरूप वह उस कैरेक्टर के समान दिखती है जिसे वह प्यार करती थी। लेकिन चूंकि वह डॉल्स के लिए कपड़े बनाने का आदी था, वह भूल गया कि उसे उसके लिए एक आरामदायक ड्रेस बनानी चाहिए जिसमें वह घूम सके। लेकिन फिर भी उसे ड्रेस पसंद आई, और उसने कहा कि सब कुछ बिल्कुल सही था। उनके द्वारा तस्वीरें लेने के बाद वह अंततः इवेंट में जाने का फैसला करती है। वहां वह बहुत उत्साहित हो जाती है कि कई लोग अलग अलग कैरेक्टरों के कपड़े पहने हुए हैं, और उसके कॉस्प्ले के कारण कई लोग उसकी तस्वीरें लेने के लिए कहते हैं। वह उसे नोटिस करना शुरू कर देता है और एहसास करता है कि वे एक साथ घूमने का कारण, जो कपड़े उसने बनाने का वादा किया था, पहले ही पूरा हो चुका है, जिससे उसे लगता है कि अब वे एक साथ नहीं घूमेंगे। लेकिन चूंकि यह उसका पहला ऐसा अनुभव था, क्योंकि उसका पहले कोई दोस्त नहीं था, वह उसके लिए हर चीज के लिए आभारी है। अचानक वह उसकी ओर दौड़ती है और कहती है कि उसे लग रहा है कि उसके कपड़े गिरने वाले हैं। वह समझाती है कि उसने कैरेक्टर की तरह दिखने के लिए एक फिलर ब्रा पहनी थी, जिससे उसके कपड़े तंग हो गए थे, और इसके अलावा वह गर्म कपड़ों और विग के कारण गर्मी से बीमार महसूस कर रही थी। वे इवेंट की सीढ़ियों पर जाते हैं, जहां वह उसे ठंडा करने के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता है, लेकिन वे यह तय करते हैं कि छोड़ना सबसे अच्छा होगा। जब वे कहते हैं कि उन्हें कितना मजा आया, तो वह उससे पूछकर शॉक्ड हो जाता है कि वे अगले इवेंट के लिए क्या करेंगे। वह समझाती है कि उसके पास 50 पसंदीदा कैरेक्टर हैं, इसलिए उनके पास एक साथ काम करने के लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम होंगे।
वाकाना फिर टिप्पणी करता है कि वह कॉस्प्ले में बहुत सुंदर लग रही थी, जिससे वह चकित हो जाती है क्योंकि वह याद करती है कि उसने उस शब्द का उपयोग किसी और चीज के लिए नहीं किया था, सिर्फ डॉल्स के लिए, जिन्हें वह असाधारण रूप से सुंदर मानता था। वह उसकी मदद करता है कि वह अपने विग को ठीक से कैसे धोए, लेकिन वह उसके आसपास सुस्त होने लगती है। उसके दादा अंततः घर लौट आते हैं, लेकिन फिर से डर जाते हैं क्योंकि पहली चीज जो वे देखते हैं वह उनका पोता है जो एक और महिला के आउटफिट को पकड़े हुए है, जिसके बगल में मारिन है। सब कुछ समझाने के बाद उसके दादा समझ जाते हैं कि यह एक कॉस्प्ले था और वे इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि कॉस्ट्यूम कैसा निकला और इसमें कहां सुधार की आवश्यकता है। इस बीच मारिन को एहसास होने लगता है कि उसे वाकाना पसंद आने लगा है। तीनों एक साथ डिनर करते हैं, मारिन के जीवन के बारे में और जानते हैं। उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता को व्यापार के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए वह अकेले रहती थी। हालांकि उसने दिखाया था कि वह खुद का प्रबंधन कर सकती है। उसके दादा कहते हैं कि वह हमेशा उनके साथ खाने के लिए स्वागत है। एक बारिश के दिन वाकाना के दादा स्टोर के बाहर एक लड़की को देखते हैं और सोचते हैं कि वह वाकाना की दोस्त है, इसलिए वह उसे गर्म स्नान के लिए अंदर आमंत्रित करते हैं। लेकिन जब वाकाना आता है तो उसे अजीब लगता है क्योंकि उसका केवल मारिन ही दोस्त है और वह चिंतित हो जाता है कि यह एक चोरी हो सकती है, जिससे वह जांचने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंत में एक अज्ञात लड़की को बिना कपड़ों के देखता है। गलत फहमी के बाद वह बाथरूम में जाने के लिए माफी मांगता है और उससे पूछता है कि वह स्टोर में क्यों आई थी। वह समझाती है कि उसने सुना है कि वह कपड़े बनाता है। वाकाना बहुत उत्साहित हो जाता है यह सोचकर कि वह डॉल्स की बात कर रही है और लड़की को उनका परिचय देने लगता है। हालांकि उसकी निराशा के लिए लड़की डॉल्स में दिलचस्पी नहीं रखती थी और वास्तव में उस कॉस्प्ले कपड़ों की बात कर रही थी जो उसने मारिन के लिए बनाए थे। वह समझाता है कि वह कॉस्प्ले नहीं बेचता है, लेकिन लड़की उसे ब्लैकमेल करती है, यह कहते हुए कि अगर उसने उसके लिए कॉस्प्ले नहीं बनाया तो वह उसकी शिकायत करेगी कि उसने बाथरूम में प्रवेश किया जब वह बिना कपड़ों के थी। वाकाना उसे पहचानता है, यह याद करते हुए कि वह जुजू थी, वह लड़की जिसके बारे में मारिन ने कहा था कि वह उसकी प्रशंसक है क्योंकि उसके पास एक कॉस्प्ले अकाउंट था। वह पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह वही था जिसने आउटफिट बनाया था। जुजू समझाती है कि वह अपने घर पर घूम रही थी और अंत में उन तस्वीरों को देखा जो मारिन ने पोस्ट की थी। आउटफिट को व्यक्तिगत रूप से देखने की इच्छा से वह इवेंट में छिप गई और दूर से उन्हें देखती रही, उसके घर तक उनका पीछा करते हुए, यह पता लगाते हुए कि वह कहां रहता है। जब मेरिट आती है तो वह अपने आइडल से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत उत्साहित होती है और यहां तक कि थोड़ी मैनिक भी लगती है। जुजू समझाती है कि वह कौन सा कैरेक्टर खेलना चाहती है और मारिन उत्साहित हो जाती है, कैरेक्टर के इतिहास को वाकाना को समझाती है। जुजू को एहसास होता है कि वह वास्तव में विषय को समझती है जो उसने सोचा था उससे अलग। जुजू को बुरा लगता है क्योंकि उसने मारिन के बारे में यह सोचकर निर्णय लिया था कि वह एक कॉस्प्ले प्रेमी है जो कुछ भी ठीक से नहीं समझती है। वह वाकाना की संपर्क जानकारी मांगती है और यह सोचकर कि वह और मारिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, उसे समझाती है कि वह केवल कॉस्प्ले के लिए उसकी संपर्क जानकारी चाहती है। इससे वाकाना घबरा जाता है, जो समझाता है कि उसने अपने जीवन में कभी डेट नहीं किया है, जिसे सुनकर मारिन खुश हो जाती है। मारिन फिर जुजू से पूछती है कि क्या वह कॉस्प्ले एक साथ नहीं करेंगी, क्योंकि उन दोनों को कहानी पसंद थी, लेकिन जुजू इस विचार से इनकार कर देती है। लेकिन यह टिप्पणी करने के बाद कि वह स्टूडियो में तस्वीरें लेगी, मारिन और वाकाना फीस को विभाजित करने की पेशकश करते हैं। अगर वे भी जाएंगे तो यह उसके लिए सस्ता होगा। वह अंततः उनकी कंपनी के लिए सहमत हो जाती है, यह स्पष्ट करते हुए कि यह केवल एक बार होगा। वह फिर मारिन के घर जाता है ताकि वह एनीमे डीवीडी उधार ले सके, ताकि वह कैरेक्टरों को देख सके, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा हो जाता है जब वह उसे अपने पजामा में दरवाजा खोलती है। और मजेदार बात यह है कि उसे एहसास भी नहीं होता है और शर्मिंदा हो जाती है जब वह अपने कॉन्टैक्ट लेंस के बिना दरवाजा खोलती है। वह फिर उसे अपने कमरे में एनीमे एक साथ देखने का विचार देती है, लेकिन जैसे ही वे देखना शुरू करते हैं, मारिन को एहसास होता है कि वे अकेले हैं, जिससे यह एक डेट की तरह लगता है। वह बहुत शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन वाकाना के साथ वहां होने का आनंद लेती है, जो उसके उत्साह को नोटिस भी नहीं करता क्योंकि वह एनीमे पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। लड़की एक प्रो है, वह भूखा महसूस करने लगती है और कुछ होमवर्क बनाने का फैसला करती है। वाकाना को देने के लिए दिल बनाने के बारे में सोचती है, लेकिन वे गलत हो जाते हैं और बेआकार हो जाते हैं। वह निराश हो जाती है, लेकिन वाकाना को स्वाद पसंद आता है, यह कहते हुए कि यह उन लोगों से बहुत बेहतर है जो उसने पहले घर पर खाए थे।
वह अपने दादा से बात करता है और चूंकि उसने लंबे समय से डॉल्स को पेंट नहीं किया था, वह फिर से चिंतित हो जाता है कि वह कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके दादा टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने उसके नवीनतम में एक स्पष्ट सुधार देखा है। यह सब इस तथ्य के कारण कि वह कॉस्प्ले के लिए मेकअप के साथ खेल रहा है, जिसमें डॉल को पेंट करने के समान देखभाल की आवश्यकता होती है, जिससे उसे हल्के स्ट्रोक प्राप्त होते हैं। बाद में वह कॉस्प्ले ड्राइंग को जुजू को भेजता है, जो विस्तार की मात्रा से प्रभावित होती है। उसे एक ट्रिक सिखाने के बाद कि कैसे अपने कॉस्प्ले को और अधिक अनुभवी बनाने के लिए सुधार किया जाए, वह समझाती है कि उसकी छोटी बहन शिंजू वह है जो उसकी तस्वीरें लेती है और संपादित करती है। वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह तस्वीरों को इतनी गुणवत्ता के साथ कैसे प्राप्त करती है और शिंजू से मिलने के लिए कहता है ताकि वह भी अच्छी तस्वीरें लेने के लिए कैमरा का उपयोग करना सीख सके। वाकाना शिंजू को अपने साथ आने के लिए कहता है और वे कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि शिंजू कैसी दिखती होगी, यह सोचकर कि वह एक प्यारी छोटी लड़की है क्योंकि जुजू सबसे बड़ी है और अभी भी एक बच्चे की तरह दिखती है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए शिंजू उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ी दिखती है, जो सचमुच जुजू के विपरीत है। वे पाते हैं कि किसी को भी जुजू को ठीक से नहीं पता था, क्योंकि यह शिंजू का विचार था कि एक अकाउंट बनाया जाए और वह थी जो सब कुछ संभालती थी, क्योंकि जुजू को दूसरों के साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह कहते हुए कि वह अपने लिए कॉस्प्ले करती है और दूसरों के लिए नहीं। शिंजू फिर उन्हें तस्वीरों के बारे में सिखाना शुरू कर देती है ताकि वे सीख सके। जब मारिन उससे पूछती है कि क्या वह भी कॉस्प्ले नहीं करना चाहती है, तो वह शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वह नहीं चाहती है और केवल फोटोग्राफी करना पसंद करती है। वे फिर सप्ताहांत पर मिलने की व्यवस्था करते हैं ताकि स्टूडियो का दौरा किया जा सके और जगह को देखा जा सके, जो वास्तव में एक परित्यक्त अस्पताल था जिससे जुजू डर जाती है। वह वाकाना से बात करती है और अंत में उसके डॉल आर्टिसन बनने के सपने की खोज करती है और उसे बताती है कि जब वह छोटी लड़की थी तो उसका सपना एक एनिमे की तरह एक जादुई लड़की बनना था। लेकिन जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा था जो केवल कल्पना का हिस्सा था। लेकिन जब उसकी मुलाकात कॉस्प्ले से हुई तो वह खुश हो गई कि वह किसी तरह से अपने सपने को पूरा कर सकती है, भले ही यह नकली हो। वाकाना फिर यह महसूस करते हुए कि यह कॉस्प्ले उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था, पूछता है कि उसने उससे अधिक अनुभवी किसी को क्यों नहीं किराए पर लिया। वह समझाती है कि जैसे ही उसने मारिन के कॉस्प्ले की तस्वीरें देखी, उसे आउटफिट के लिए पहली नजर में प्यार जैसा कुछ महसूस हुआ, यह तय करते हुए कि उसका कॉस्प्ले उसी व्यक्ति के साथ होगा जिसने वह बनाया था। वाकाना याद करता है कि उसके दादा ने समझाया था कि यह एक उपलब्धि थी जब ग्राहकों को उनकी डॉल्स के साथ ऐसा महसूस होता था, और यह जानकर रोमांचित हो जाता है कि जुजू को उसके आउटफिट के साथ ऐसा महसूस हुआ था। उत्साह में वह उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है क्योंकि वह पहले कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। मारिन वाकाना को समुद्र तट पर जाने के लिए कहती है। एक बार वहां वे मजे करते हैं और वह समुद्र में जाने का फैसला करती है ताकि वह अपने पैरों को गीला कर सके, और उससे कहती है कि वह उसके साथ जाए क्योंकि यह उसकी पहली बार समुद्र तट पर है। वाकाना समुद्र को महसूस करके शॉक्ड हो जाता है। वह समझाता है कि चूंकि उसने अपना जीवन केवल डॉल्स में दिलचस्पी लेते हुए बिताया है, इसलिए उसे यह एहसास होने में कुछ समय लगा कि उसे अन्य चीजों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसलिए ऐसी कई जगहें थीं जिन्हें वह नहीं जानता था। मारिन फिर उससे कहती है कि वह उसके साथ बाहर जाए ताकि वह अन्य स्थानों को जान सके। वह उसकी तस्वीर लेती है, उस पल को रिकॉर्ड करती है, ठीक उसके समुद्र में गिरने से पहले। कॉस्प्ले के साथ तैयार होने के बाद दोनों कपड़े आजमाते हैं और मारिन कपड़ों की गुणवत्ता से रोमांचित हो जाती है। स्टूडियो में जुजू और मारिन शिंजू और वाकाना के फोटो सत्र शुरू करने का इंतजार करते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वाकाना ने शिंजू से फिर से पूछा था कि क्या वह कॉस्प्ले करना चाहती है, और शिंजू ने कबूल किया था कि वह एक कैरेक्टर करना चाहती है जिसे वह उसी एनीमे से प्यार करती थी जो जुजू और मारिन कर रहे थे। लेकिन यह एक पुरुष कैरेक्टर था जो उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वाकाना उसे आश्वस्त करने के बाद यह कहते हुए कि जब वह मारिन के साथ इवेंट में गया था तो उसने कई लोगों को विपरीत लिंग के कैरेक्टरों के कपड़े पहने हुए देखा था, क्योंकि यह किसी के भी होने में सक्षम होने के बारे में कुछ था। उसने उसका कॉस्प्ले बनाने में मदद की और कुछ कठिनाइयों के बाद इसे अधिक मर्दाना बनाने के लिए कॉस्प्ले बिल्कुल सही निकला। जुजू और मारिन को शॉक्ड कर दिया, जिन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे उत्साहित हो जाते हैं और पल को रिकॉर्ड करने के लिए एक साथ तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। मजे से तस्वीरें लेने के बाद जुजू वाकाना को उसकी बहन का कॉस्प्ले बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, यह महसूस करते हुए कि उसकी इच्छा के बारे में नहीं जानने के लिए बुरा लगता है। वाकाना उसे आश्वस्त करता है, यह कहते हुए कि शिंजू ने शायद कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोगों को यह टिप्पणी करना मुश्किल लगता है कि वे क्या चाहते हैं, और वह एक अच्छी बहन थी।
घर पर जुजू और शिंजू उन तस्वीरों को देखते हैं जो उन्होंने ली थी और यह स्पष्ट है कि जुजू को वाकाना के लिए कुछ अलग महसूस होने लगा था। वह चिंतित होती है कि उसकी बहन को उसका कॉस्प्ले पसंद नहीं आया, लेकिन वह समझाती है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा निकला, जिससे वह थोड़ी ईर्ष्या भी महसूस करती है। शिंजू शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जुजू हर कॉस्प्ले में सुंदर लगती थी, लेकिन वह समझाती है कि उसके आकार के कारण वह सभी कैरेक्टरों को नहीं कर सकती है जो वह करना चाहती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे उस पर अच्छे लगेंगे, जिससे वह केवल उन्हें चुनती है जो मेल खाते हैं और इसीलिए उसका हमेशा अच्छा परिणाम होता है। वह कहती है कि अगर उसका शरीर शिंजू की तरह होता तो वह कई और कैरेक्टरों को अलग अलग शैलियों में कर सकती थी। शिंजू फिर हौसला बढ़ाती है, यह कहते हुए कि वह कॉस्प्ले करना जारी रखेगी, और जुजू कहती है कि शायद वे फिर से एक समूह के रूप में कर सकते हैं क्योंकि हर किसी को इतना मजा आया था। मारिन के अगले कॉस्प्ले का फैसला करने के बाद वाकाना सोचता है कि चूंकि यह दूसरों की तुलना में सरल है, वह इसे बहुत तेजी से पूरा कर पाएगा, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह एक ऐसा ड्रेस होगा जो मान लीजिए दूसरों की तुलना में बहुत छोटा होगा, मारिन के शरीर को दिखाते हुए, जिससे वह असहज हो जाता है। और एक दिन खरीदारी करने के बाद वह उसे समझाता है कि वह उसे उन कपड़ों में देखकर अच्छा महसूस नहीं करेगा, इसलिए वे इस बात से सहमत होते हैं कि उस दिन से वह कैरेक्टर के कपड़े चुनते समय इस मामले में सावधान रहेगी। दोनों मंगा कॉफी में दिन का बाकी समय बिताने का फैसला करते हैं, एक ऐसी जगह जहां लोग मंगा पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि जगह थोड़ी तंग थी वे करीब हो जाते हैं, जिससे वाकाना स्थिति के बारे में घबरा जाता है। मारिन उसे एक मंगा दिखाती है जो उसे पसंद है और वह टिप्पणी करती है कि वह उसके कैरेक्टरों में से एक का कॉस्प्ले करना चाहती थी, लेकिन यह एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने पिगटेल पहना था और उसे लगा कि यह उस पर सूट नहीं करेगा। लेकिन वाकाना कहता है कि उसे लगता है कि वह पिगटेल में बहुत अच्छी लगेगी और इसलिए वे तय करते हैं कि यह उसका अगला कॉस्प्ले होगा। वाकाना मंगा पढ़ने के बाद महसूस करता है कि यह कैरेक्टर अन्य कैरेक्टरों की तुलना में बहुत कम विस्तृत है और वह पीछे से भी नहीं दिखती थी, इसलिए यह उस पर निर्भर था कि वह ड्रेस के साथ कैसे दिखेगी। ड्रेस तैयार होने के बाद वे तस्वीरें लेने के लिए एक नई जगह पर मिलने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे एक मोटल में हैं, जिससे वाकाना शर्मिंदा हो जाता है। मारिन वाकाना द्वारा बनाई गई ड्रेस पहनती है जो उसके कैरेक्टर के विजन पर आधारित है और वे तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। कई तस्वीरें लेने के बाद वाकाना को लगता है कि उसे एक कोण याद आ रहा है जो उसे कैरेक्टर की तरह और अधिक दिखाएगा, इसलिए वह उससे कहता है कि वह उसके ऊपर खड़ी हो जाए ताकि वह सबसे अच्छा कोण पकड़ सके। हालांकि तस्वीर लेने के बाद उन्हें एहसास होता है कि यह स्थिति थोड़ी अंतरंग थी, खासकर उस जगह के लिए जहां वे थे, और मामलों को और खराब करने के लिए रोशनी बंद हो जाती है, जिससे वे दोनों बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले दिन मारिन को एहसास होता है कि उसने अपना होमवर्क स्कूल में छोड़ दिया है, इसलिए वह वाकाना के साथ उसे लेने जाती है। वे फिर स्कूल के पूल में तैरने का फैसला करते हैं, लेकिन मारिन पूल में गिर जाती है और वाकाना उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है क्योंकि वह तैरना नहीं जानती है और लगभग डूब जाती है। उसे पूल से बाहर निकालने के बाद उसे याद आता है कि वह समुद्र तट से प्यार करती है और वह पूछता है कि क्या वह मजा कर सकती है भले ही वह तैरना नहीं जानती है। वह समझाती है कि वह रेत पर तस्वीरें खींचती है, खाना खाती है और दृश्यों का आनंद लेती है, और वह एहसास करता है कि वह भी डॉल्स को पेंट करना प्यार करता है, भले ही वह चेहरे को बहुत अच्छी तरह से पेंट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वह उससे सावधान रहने के लिए कहता है ताकि वह डूब न जाए। रात में वे एक त्योहार में आतिशबाजी देखने के लिए मिलते हैं। उसे याद आता है कि हर साल वह अपने कमरे में अकेले रहता था, सिर्फ आतिशबाजी की आवाज सुनता था, लेकिन अब वह उसके साथ था, उनकी तारीफ कर रहा था। वे एक दूसरे की ओर देखना शुरू कर देते हैं। पृष्ठभूमि में थोड़ा संगीत बज रहा है, जिस वातावरण में, लेकिन जब ऐसा लगता है कि वे चुंबन करने जा रहे हैं, वह उसका मजाक उड़ाती है, यह दिखाते हुए कि उसकी जीभ नीली है क्योंकि वह जो खा रही थी और कुछ नहीं होता है। बाद में जब वाकाना सोने के लिए तैयार हो रहा होता है, मारिन उसे कॉल करती है, ये कहते हुए कि उसने एक हॉरर फिल्म देखी है और चूंकि वह अकेली थी, वह डर गई थी और सो नहीं सकती थी। वे तब तक बात करते हैं जब तक कि वह शांत नहीं हो जाती है, उन सभी मजेदार चीजों को याद करते हुए जो उन्होंने एक साथ की थी। लेकिन चूंकि वह बहुत थका हुआ था, वह सो जाता है और मारिन अपनी भावनाओं को घोषित करती है, यह कहते हुए कि वह उससे प्यार करती है। फ्रेंड्स, चैनल अभी भी छोटा है और आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखें।